आप देखेंगे कोलकाता वगैरह में तो अब भले अपने को ब्राह्मण घोषित कर लिए हैं या ब्राह्मणवादी में चले गए हैं, अपना सरनेम चक्रवर्ती लगा के घूम रहे हैं, वो बुद्धिज्म से है वो शब्द। लेकिन अब की जो नई जनरेशन आ रही है ना, उसमें इंटेलेक्चुअल्स पैदा करे जो इतिहास की ना पूरी चीर फाड़ कर दे। इस सारा मुद्दा ना गलत इतिहास से, एक बार सही इतिहास सामने आ गया ना, बहुजन समाज को पता। अभी बताइए, कोई जब आपको पता होगा कि आपके बाप दादे जो है सम्राट अशोक की थे, सारी चीजें आपकी हैं, तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल डिबेट पे। भारत कैसे गुलाम हुआ? ब्राह्मणवाद अचानक से इतना कैसे बढ़ गया? सम्राट अशोक का इतिहास क्या है? ऐसे तमाम तरह के प्रश्न जिस पर सबसे ज्यादा लोगों को डाउट्स रहते हैं, ऐसे ही कुछ प्रश्न लेकर आए हैं IIT BHU से, और उन्होंने इस पर कई सारे प्रश्न रखे हैं। काफी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ताकि आप एक्चुअल तथ्य क्या है और आपको मार्केट में क्या बताया जा रहा है, इनके बीच का अंतर पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई सब लोगों तक पहुंच सके। हाँ जी, अंजनिया कुमार जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, हेलो? बताइए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। आ रही है आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं शायद आपसे पहले अभी जुड़ा था कि 2 स्ट्रीम पहले जो है आपसे बात अच्छा, आप हुई थी, वो मैं पता- IIT BHU वाले? हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा बोलिए। एक्चुअली मेरा 10 तारीख को जो है 10 दिसंबर को जन्मदिन था। उस दिन भी स्ट्रीम हो रही थी, उसी दिन आवाज पूरी गायब हो गई थी आपकी, आने भी तो सिस्टम अच्छा में। जी, चलिए आपको और मैंने बिलेटेड कमेंट हैप्पी किया था बर्थडे। कि थैंक यू सर। मैंने कमेंट भी किया था कि ये तो बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट हो गया मेरे लिए, जो कि आज का पूरा स्ट्रीम गायब करा दिया इन्होंने। अच्छा जी, ये है। कोई बात नहीं है, होने पर- बोलिए क्या हाँ बोलना सर, है आपको। ये पूछना था सर कि सम्राट अशोक जो है, इनको 3 उपाधि दी गई थी कि 4 उपाधियां उनके पास जो है? उन्होंने खुद को राजा कहा था। जो छोटे कस्बे भर के लोग थे, वो लोग अपने को महाराजा महाराजा राजाधिराज राजा ऐसे ऐसे लेते थे, लेकिन उन्होंने अपने को सिर्फ राजा कहा कि हम राजा अशोक हैं, बस इतना ही कहा उन्होंने। अच्छा, और मतलब जितने कि- जो बाद में आता गया ना, वो उतनी बड़ी बड़ी उपाधि लेते गया। जिसका राज जितना छोटा था उतनी बड़ी उपाधि लेके घूमता था, ठीक है ना। अच्छा, मतलब उनको एक चक्रवर्ती का जो तमगा दिया गया था, बताया जाता है कि ये अभी तक जो है किसी को चक्रवर्ती की उपाधि किसी को नहीं मिली थी। अकलौते जो है हाँ उनको जो है चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। हाँ उनको चक्रवर्ती कहा गया है। आप देखिए कि जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे, वो आज भी आप देखेंगे कोलकाता वगैरह में तो अब भले अपने को ब्राह्मण घोषित कर लिए हैं या ब्राह्मणवादी में चले गए हैं, अपना सरनेम चक्रवर्ती लगा के घूम रहे हैं, वो बुद्धिज्म से है वो शब्द। ठीक है सर। और सर ये मैं जानना हाँ। चाहता हूँ, पिछले स्ट्रीम में आपने बताया था मुझे जो है ललित विस्तार सूत्र से कि वो ब्राह्मी लिपि आई है, ब्राह्मी लिपि। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि ये संज्ञान में कब आया, जो ललित विस्तार सूत्र जो जिसको बताते हैं कि वो 3वीं शताब्दी की लिखी हुई है, लेकिन ये तो अंग्रेजों के समय या कभी मिली होगी, तो उसका एग्जैक्ट जो है कुछ आइडिया अगर आपको तो हमको बता दीजिए। देखें, जेम्स प्रिंसेप ने कहीं भी उसको लिपि का नाम नहीं बताया। उन्होंने उसको पढ़ा और उसको मौर्यंस लिपि कहा। गुप्त वंश को उससे पहले फ्लीट पढ़ चुके थे 1818 में, तो उसको उन्होंने गुप्तन लिपि कहा था। तो जब अंग्रेज जब इन सारी चीजों को पढ़ रहे थे, खोज रहे थे, तो ये ना भारत से सटे हुए अन्य देशों पर भी रिसर्च कर रहे थे। श्रीलंका हो, म्यांमार हो, नेपाल हो। तब इनको नेपाल के महायान शाखा की एक किताब मिल गई, ललित विस्तर, और उसको जब उन लोगों ने पढ़ा तब उसमें से ये निकला। तब उसको बम्भी लिपि या ब्राह्मी लिपि तब ये कहना शुरू किए हैं, बाद में, पहले नहीं कहा गया है। जब इंस्क्रिप्शन पढ़ लिए गए तब गुप्तन लिपि और अशोकन लिपि, अरे ये मौर्यंस लिपि इस तरह से कही जा रही थी। सम्राट अशोक का खुद का नाम 1905 या 15 में जो उनका मास्की का अभिलेख मिला, तब जाके उनका नाम पता चला। नहीं तो वो उनका नाम भी उनके इंस्क्रिप्शन से नहीं, उसको लोग सोच रहे थे कि मौर्य का होगा, किसी मौर्य राजा का होगा, समझ रहे ना, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि सम्राट अशोक का ही है।
तो ये अलग अलग जगह से वेरीफाई हुआ, तब जाके पता चला, उनके खुद के इंस्क्रिप्शन से उनका नाम पता चला। नहीं तो लोग उनको देवानपिय ही समझ रहे थे कि कहीं हो सकता है देवानपिय नाम का कोई राजा रहा होगा, ऐसे लोग सोचते थे। 1915 में जाके मास्की अभिलेख जब मिला तब जाके उनका पता चला। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने सीना फाड़ के लिख दिया था ना, पत्थर का सीना फाड़ के चीर के लिखा है, जो आज तक मिल रहा है, कोई मिलावट नहीं है, एकदम विशुद्ध रूप से। ठीक है फिर, ओके सर, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पे मंजीत सिंह टुडू लिखते हैं, जय भीम सर, बामन खुद को डिफेंड नहीं करेंगे लेकिन हम डिफेंड करने में लगे हुए हैं। दे यूज अस अगेंस्ट अस। बिल्कुल सही कहा है आपने। ब्राह्मण नहीं आता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं दूसरे लोग पहुंच रहे हैं भाई, हैं बॉडीगार्ड बने घूम रहे हैं। हाँ जी, राहुल मिश्रा बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बताइए। सर हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं कादू। ओके। आपके बताने के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, इतिहास के कुछ 2-3 किताबें पढ़ी हैं अभी तक। तो सर मेरा ये सवाल था आपसे कि क्या सर ये ब्राह्मण धर्म जो वैदिक धर्म है, क्या ये पहले था कि मतलब गपोल है ये सब? देखिए, जिसका जो चीज रहेगा ना वो सबूत मिल ही जाएगा, समझ रहे ना। आपका अगर आपके परदादा ने घर बनवाया होगा और आपके पिताजी को मन किया कि नहीं ये 2 पीढ़ी पहले का घर है, चलो इसको हम तोड़ ताड़ देते हैं, नया घर बनवाते हैं, तो आप नया घर बनवाइएगा ना, खुदाई होगी तो नया घर के नीचे ना पुराने घर का कुछ ना कुछ टुकड़ा जरूर मिल जाएगा सबूत के तौर पे, समझ रहा है ना। वो मिलेगा ही मिलेगा, जाएगा नहीं। हो सकता है कि उसी की कुछ ईंटे उटे आप अपने नींवों में भी लगा के इस्तेमाल कर लिए, वो भी मिल जाएगा। तो जिसका सबूत होता है ना उसका मिलेगा ही मिलेगा। अगर कहीं पे कोई वैदिक काल होता और वैदिक लोगों में जिस तरह से बैठ के इसरो के चेयरमैन बोल रहे हैं कि वेदों से विज्ञान आया है, ये आया है, वो आया है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो ऋषि मुनि जो है बताइए, बारिश होता होगा तो आसमान खुला आसमान में तो नहीं बैठते होंगे कि ऊपर से बारिश हो रहा है, धूप पड़ रही है कड़ाके की, उसमें कड़ाके की तो ठंड पड़ती है, खैर धूप पड़ रही है, तेज धूप पड़ रही है, लू चल रहा है, उसमें नंगे धड़ंगे सब चीज सहन कर रहे हैं हवा में, आसमान से। ऐसा तो नहीं करते होंगे, घर और बनाए होंगे, कुछ न कुछ कुटिया कुछ तो बनाए होंगे, कपड़े लत्ते तो पहनते होंगे। कपड़े एक उनका टूटा हुआ सड़ा हुआ पत्ता टुकड़ा तक भी मिल जाता। अब मिले हैं बाकी सभ्यताओं के कपड़े तक के प्रमाण मिल रहे हैं। उन क्या पहनते थे, कौन सा लोटा इस्तेमाल करते थे, क्या कौन से पानी पीने के लिए खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उनके मड़ई टाटी का सड़ा हुआ पत्ता 8-8 हजार साल पुराना जौ के दाने तक मिल जा रहे हैं। तो अगर कोई वैदिक काल था बुद्ध से पहले तो मिल जाता। जब बुद्धिज्म का सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई, सोचिए, तो भी मिल जाता अगर होता तो ये सीधी सी बात है ना कि ये झूठ बोला गया है। तो सर ये अचानक से ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? अचानक से नहीं आया है, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। अचानक से कोई चीज थोड़े आ जाती है भाई। आप पढ़िए ना, चचनामा पढ़िए, चचनामा में शुरुआत होती है, पहली बार एक ब्राह्मण राजा बनता है, उसमें पहली बार ही तो एक राजा ब्राह्मण बनता है, उससे पहले तो खुद बोला है कि कोई ब्राह्मण राजा नहीं था। सर ये किताब हम पढ़ रहे हैं, भारत का प्राचीन इतिहास, जो है ऑक्सफोर्ड का रामशरण शर्मा का। तो सर इससे कुछ हमको जानकारी मिल सकती है? देखिए उसके कौन है, वो शर्मा है कोई जी, रामशरण शर्मा। रामशरण शर्मा में एक दिक्कत क्या है कि रामशरण शर्मा किताब तो लिखे हैं लेकिन कुछ कुछ जगह ना अपना जो उनका लेफ्ट विंग है उससे छुप नहीं पाए हैं। जैसे वो लिखते हैं, एक चैप्टर लिखते हैं, उसमें चैप्टर में ये बताते हैं कि वैदिक काल का हमारे पास कोई भी पूरा तत्व सबूत नहीं है। जो चीज है वो जो कागज पे लिखा गया है उसके आधार पर वो सभ्यता पढ़ा रहे हैं, पूरे 3 चैप्टर वैदिक काल, समझ रहे हैं, ऋग्वेद। वो पूरा 3 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, किसके आधार पर? स्क्रिप्चर के आधार पर, एक काल्पनिक दुनिया बसा के। जैसे कॉमिक्स लिखा जाता है, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन। अब सुपरमैन क्या फिल्म बना रहा है तो एक काल्पनिक दुनिया बुन देगा। कॉमिक्स पर हमने कॉमिक्स में पढ़ा है तो उसकी दुनिया ऐसी काल्पनिक होगी, बैकग्राउंड ऐसे होगा, वैसे वो बुन के और पूरा 3 चैप्टर लिख दिए। अब उससे भी बड़ी बात खुद बोल रहे हैं कि नहीं है, उसी में वो इस बात का खंडन भी करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि उसमें यज्ञ हवन कुंड मिले हैं, कोई यज्ञ हवन कुंड नहीं मिला है, खंडन भी कर रहे हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं। फिर गुप्त काल में आते हैं, गुप्त काल में क्या पढ़ा रहे हैं कि गुप्त काल में वैष्णव और शैव संप्रदाय आ गए। अब फिर आगे क्या लिखते हैं कि दोनों गैर वैदिक थे। आप कहानी देखिए उनकी। इसमें गुप्त काल में एक मंदिर मिलता है, दशावतार मंदिर। सर इसका झांसी में इसका क्या है?
तो दशावतार दशानन शब्द ही बुद्धिज्म का है ना। जी दशानन जो शब्द है वो बुद्धिस्ट का है। आप लंकावतार सूत्र पढ़िए, बुद्धिज्म का 5वीं सदी की किताब है, श्रीलंका से मिल गई है। मतलब भारत में तो कोई नष्ट भी कर देगा, श्रीलंका से मिल गई है। बोधि धर्मन लेके गए थे वहां पे साओलिन टेम्पल में, उनके यहाँ स्क्रिप्चर से मिल रहे हैं। एक नहीं, 4 स्क्रिप्चर अलग अलग मिल गए, और उसमें बकायदे बताया गया है कि दशानन रावण के बारे में चर्चा है वहां पे। अब बुद्धिस्ट था, पूर्व बुद्ध को मानता था, बुद्ध से वो लेता था, सब सारी चीजें मिल रही है ना बुद्धिज्म में। जी जी सर। हाँ, इनका अपना कुछ नहीं है। सर कोई ऐसा हाँ, रहा होगा मतलब जैसे कि प्राचीन समय में कोई धर्म कोई पालन करता हो, यज्ञ हवन अनुष्ठान वाला, जिससे ये जो पढ़ रहे हैं कुछ तो होगा इसका पहले सर। अच्छा, पर अगर प्राचीन काल में यज्ञ हवन होता ना, तो खुदाई करने पर यज्ञ हवन के भी सबूत मिल जाते हैं। जब 8000 साल पहले के जौ के दाने मिल सकते हैं, तो आप बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्विमिंग पूल से एक एक ईंटें, नालियां बेहतरीन, उनके क्या क्या चीजें थी, सब चीज मिल रही हैं। तो ये यज्ञ हवन करते थे, तो इनका कुंड मिलने में क्या दिक्कत है भाई, बताइए। अरे इनके घर बनाए होंगे, गुरुकुल बनाए होंगे, तो इनके ऋषि मुनि कहीं कोई टाट छप्पर में रहे तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि खुले आसमान में थे। हाँ बोलिए सर। जो आज के ब्राह्मण है क्या भी पहले बौद्धिक ही थे? देखिए, ये ब्राह्मणों को ये बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब भी वो विदेश से भारत में घुसे हैं तो बुद्धिस्ट बन के घुसे हैं। उसके अलावा कोई पासपोर्ट था ही नहीं। ग्रीन, भारत में जो कहते हैं ना ग्रीन कार्ड मिलना, हाँ वो वही था। बुद्धिस्ट बन के घुसो कि बुद्धिस्ट हैं, नहीं तो घुसने नहीं देगा भारत में। और कोई तो था नहीं भारत में घुसने का तरीका। सर क्या सर उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। जी सर। सब हाँ वो तो मिलता ही है, सब बौद्ध धर्म में ही मिलता है। यहाँ पे महायान शाखा ही है जो ब्राह्मण धर्म में भी है। सर ये हम पूछ रहे हैं कि जो ये आज का भारत है, इसके पहले जो ये बैक्ट्रिया था, अफगानिस्तान था, इस साइड था, क्या इसके पहले क्या ये टाइप का था? मतलब इंद्र की पूजा जैसे जो इंद्र सम्राट अशोक को कहते हैं। इंद्र जो है ना, सम्राट अशोक को ही कहते हैं। जितने बुद्धिस्ट राजा हैं उन्हीं को इंद्र कहते हैं। और जितनी जातक कथाएं, एक्चुअली अभी तक आपने ना ब्राह्मणों की गपुल कथाएं सुनी है। एक बार बुद्धिज्म को आप पढ़ेंगे ना, आपका पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। सर हम अभी तक वो पढ़े ही नहीं है, हिंदू धर्म की कोई किताब हम पढ़े ही नहीं। अभी तो 2-4 किताबें पढ़े, तो मतलब वो इतिहास की और बौद्ध। वो आप ऐसा कीजिए ना, आप जातक कथाएं पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार इंद्र की चर्चा आएगी, शक्र की चर्चा आएगी, और बताया जाएगा कि तुम गलत काम करोगे तो शक्र देख रहा है, पेड़ से छुप के देख रहा है, वहां से देख रहा है, तुम्हारी ना सुताई कर देगा, कुटाई। वो दरअसल सम्राट अशोक की चर्चा चल रही है, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सम्राट अशोक ने लिखा था, पत्थरों पे लिखा था। तो जब जातक कथाएं बनाई गई तो पब्लिक को जब ये दिखाया जाता था कि तुमको सधर्म पे चलना पड़ेगा, कुछ गलत करोगे तो इस गलत का दंड कौन देगा? तो इंद्र देगा। ये इंद्र कौन था? बुद्धिस्ट किंगडम थे, बुद्धिस्ट राजा थे, सम्राट अशोक थे। उनके ही सद्धर्म पे चलना पड़ेगा, दंड का अधिकार उन्होंने दिया है। बुद्ध ने तो कोई दंड नहीं दिया था, बुद्ध ने तो चेंजेस की बात की थी। दंड देने का प्रावधान जो है, हल्का दंड देना है या कौन सा दंड देना है, ये सम्राट अशोक ने विस्तार किया था इस चीज का। तो वो सम्राट अशोक हैं, उन्हीं को शक्र और उन्हीं को इंद्र कहा जाता है। जी, जैसे हम पढ़ रहे थे इसमें देखे कि मतलब जो ऋग्वेद में था, बलि प्रथा था। आप और देखिए, आप ऐसा कीजिए कि आप जो है इस पर बहुत सारे वीडियोज हुए हैं, उनको देखिए, सुनिए। कहीं पे कोई डाउट आता है तो सबूत के साथ आइएगा कि आपने क्या पढ़ा है, उसका क्या है, फिर मैं बताऊंगा आपको। सर एक सवाल और था। ये सर हम पूछ रहे थे, ब्राह्मण जो आज का ब्राह्मण ये आया कब, कि मतलब इसका क्या कब से काल रहा होगा, मतलब शुरुआती क्या रहा होगा? अच्छा कोई ये बताइए कि अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। भारत में मुस्लिम आज इतनी संख्या में दिखते हैं, कब इतने मुस्लिम आए हैं भारत में? सर ये तो धीरे धीरे आए। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब उसने आक्रमण किया 7वीं शताब्दी में, तो उसके बाद आना स्टार्ट हो गए थे, ये आते गए, आने स्टार्ट हुए। 12वीं-13वीं सदी से आए हैं, लेकिन मुस्लिमों की इतनी संख्या तो थी नहीं उस समय। धीरे धीरे लोग यहाँ के बने हैं ना, यहाँ के लोग जो है धीरे धीरे मुस्लिम बने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर विदेश से तो कुछ ही लोग आए थे, ज्यादातर यहीं के लोग बन गए हैं मुस्लिम। लोग आए थे। आप खुद देखिए कि आज की डेट में कई लोग अपने को ब्राह्मण घोषित किए हुए हैं, ब्राह्मण है नहीं, अपने को घोषित किए हुए हैं। कई लोग तमगा ले लिए हैं कि हम ही ब्राह्मण, क्योंकि इन्होंने एक शब्द पकड़ लिया बुद्धिज्म में कि बमड़ उसको कहा जाता था
जो इनलाइटेड भिक्षु था उसी को बमन कहा जाता था, और उस शब्द को पकड़ लिए, बैठ गए कि हम ही हैं। हर एक उस जगह पे कब्जा कर लिए, मजा आने लगा उनको, फ्री में दान वान मिलने लगा। सम्राट अशोक बोल के ही गए थे कि बमन शमन को दान देना ही देना है, तो उनको तो बड़ा मजा आने लगा। फिर धीरे धीरे अपना बदल लिए, फैक्ट्री का मालिक आसानी से बन गए। बौद्धिक ग्रंथों में कई जगहों पे ब्राह्मणों शब्दों का प्रयोग हो गया है, तो मतलब सर इसका क्या है? अच्छा एक बात बताइए, मेगस्थनीज आया, उसने बमन शमन की चर्चा किया। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में बमन शमन की चर्चा है, बुद्धिज्म की सारी किताब में बमन शमन की चर्चा है। आप बताइए ब्राह्मणों की किताब में बमन शमन की चर्चा है? जी सर नहीं है। बोलिए। नहीं कमर परंपरा है, शायद कहीं कहीं पे होगा, नहीं देखे नहीं सर हम। आपके यहाँ कहीं भी बमन शमन की चर्चा नहीं है। आपके यहाँ क्या चर्चा है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हर एक दान वान सब ब्राह्मण को दो। तो आपने क्या किया भारत में? हाँ, तो आपने बुद्धिज्म के अगेंस्ट में लिखा। आपकी परंपरा अगर पहले की होती ना, तो आपको धम्म लिपि के बारे में पता होता, आपको एंशियंट राजाओं के बारे में पता होता, आपको बमन शमन के बारे में पता होता। आपने क्या किया? अपने को बमन शमन की जगह अपने को घोषित कर लिया ब्राह्मण, और आपने बुद्धिज्म के उल्टा लिखा, और अपने बच्चों को भी इसी कुमार्ग पर चलाया, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको मारा पीटा। यहाँ कई ब्राह्मणों ने स्वीकार किया है कि उनके घर में जिसको वो नीची जाति समझते उसके पैर छू लिए, तो घर की मम्मी पीटने लगी, तो दादा दादी नाराज हो गए, डांटने लगे कैसे पैर छू लिया। तो ब्राह्मणों ने का काम सिर्फ इतना होता ना कि चलो उन्होंने कुछ गलत किया हो जाता, उन्होंने अपने बच्चों तक को ये गलत शिक्षाएं दी कि तुझे यही करना है, और पीढ़ी दर पीढ़ी रटाया इस गलत चीज को, इस प्रैक्टिस को बढ़ाया, इस जातिवाद को बढ़ाया, अपने को ऊंचा बनाया। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है ब्राह्मणिज्म की। देखिए, एक कोई डकैत होता है, चोर होता है, लेकिन उसका बच्चा अगर सुधर जाए, सही हो जाए, तो कोई उस बच्चे को दोष नहीं देगा। लेकिन चोर डकैत कहे कि नहीं हमारा बेटा को ना हम चोर ही डकैत बनाएंगे, तुझे भी अपने बेटे को ना चोर ही डकैत बनाना है, तो ये तो गलत बात है ना, फिर ये तो अपराध है। फिर समझ रहे हैं? भेदभाव बनाए रखना समाज में, ये तो अपराध है। तो ये चक्कर है। ठीक है फिर ये सर, ओके सर ये ऋग्वेद जो है जेंडा अवस्था से मिलता जुलता रहता है, इसका तो थोड़ा लगता है कि वहीं से लोग आए हैं। हाँ, तो पारसी लोग आए हैं ना 8वीं 10वीं सदी में। आप पुरानी स्ट्रीम देखिए ना, पारसियों पे की है मैंने, आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है ओके, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे राहुल कुमार लिखते हैं, बहुजन संगठनों के कार्य पर क्या राय है आपकी? राहुल जी देखें, हर एक व्यक्ति ना अपने तरफ से काम कर रहा है, और मेरा ये मानना है कि हर एक लोग अपने अपने तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे समाज को इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है। जो नेतागिरी कर रहे हैं ठीक है, उनको करने दिया जाए, लेकिन अब की जो नई जनरेशन आ रही है ना, उसमें इंटेलेक्चुअल्स पैदा करे जो इतिहास की ना पूरी चीर फाड़ कर दे। इस सारा मुद्दा ना गलत इतिहास से एक बार सही इतिहास सामने आ गया ना, और बहुजन समाज को पता है। अभी बताइए, कोई जब आपको पता होगा कि आपके बाप दादे जो है सम्राट अशोक की थे, सारी चीजें आपकी हैं, तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। समझ रहे हैं? जब आपको पता, आप अपने घर में कॉन्फिडेंस से रहते हैं ना, आपको पता होगा आपका घर है। अभी लोगों को भूमिहीन बना दिया गया है, वो भूमि उन पता ही नहीं है कि हम भूमि कहाँ से मांगे, उनको कोई भूमि तक आवंटन नहीं कर रहा है। उनकी चीजें वो अपने ही देश में, हमारे लोग जो है अपने ही देश में गैरत की तरह बेगैरत की तरह रह रहे हैं। ये उनके अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने कल्चर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पुरखों के लिए, और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है ना कि वो चीज ही उनको आगे बढ़ाती है। किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं, तो पूरी जी जान लगा देगा करने में। लेकिन पहले से ही वो थका हारा हुआ है, ऊपर से डरा के उसको और भगवान पकड़ा दो कि तुम मांगोगे, किसी से भीख मांगोगे तो वो देगा। सामने वाला आप ही से भीख लेके जा रहा है, अपना घर पला रहा है, आपको बता रहा है कि मूर्ति से कुछ मांगोगे तो वो देगा। आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये चक्कर है। तो मैं संगठन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जितने जो बहुजन बच्चे हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करना होगा। यहाँ पे उमेश रोकड़े लिखते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय। सर जी आपको भी। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।